सीयूईटी का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है। अब चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है और सबसे ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सा एक काम लगता है इंग्लिश के पेपर में कॉम्पिटिटिव लेवल पे, वो लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं न कहीं हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो भी उसके अंदर लग जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं एक बहुत ही बड़े दुःख, दर्द, पीड़ा की बात करूँ हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, वो तो ये है कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, है ना, अटक करके रह जाते हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा होता है। समझना तो दूर की बात है, रीड करने में ही इतना टाइम लग जाता है। एक इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो कम से कम उसको कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए, रीड तो जल्दी-जल्दी कर ही लेगा, लेकिन हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है उसको रीड करने में भी बहुत टाइम लगा देता है ना? और फिर ऊपर से सबसे बड़ी बला तो ये है कि उसको सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको तो समझना भी है। तो कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 45 मिनट का तो हमें टाइम ही दिया गया है। अब उस 45 मिनट्स के अंदर-अंदर हमें करने हैं 40 क्वेश्चंस को सॉल्व। तो कैसे इस पूरे-पूरे टाइम को मैनेज किया जाए और कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे तेज़ और आसान तरीका क्या होगा जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें, इसके बारे में मैं आज बात करने आई हूँ। सो बेसिकली देखिए, इसके अंदर ना, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी दूँगी और कुछ ऐसी ट्रिक्स भी दूँगी और साथ ही साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊँगी कि यार एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो पूछने वाले लोग हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, वो किस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन बनाते हुए। वो केवल ये नहीं देखना चाहते कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो तुम्हारी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी चेक करना चाहते हैं कि तुम में कितनी कॉमन सेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं। अब आप खुद ही देखो, ये ना एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। नॉर्मली पीपल वेट फॉर रेनी सीजन मेनली। लोग, है ना, बरसात के मौसम का क्यों इंतजार करते हैं? जरा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं आपके लिए और थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। अब जरा आप खुद ही ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए और चाहे इसका जो ये जो क्वेश्चन है, जिस पैसेज से पूछा गया, वो पैसेज भी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। आप खुद ही सोचो कि इस पैसेज के अंदर क्या ही आंसर होगा। भैया लोग जो है वो रेनी सीजन का बीमार पड़ने के लिए इंतजार करते हैं, जर्म्स से के साथ वो कांटेक्ट में आ सके, उसके लिए रेनी सीजन का इंतजार करते हैं, है ना। भाई रेन में मजे करने के लिए, छप छप करने के लिए, आनंद उठाने के लिए रेनी सीजन का इंतजार करते हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शन पाने के लिए। तो आपको खुद ही एक कॉमन सेंस के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं और सारे जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, सारे के सारे गलत हैं। और बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख रहे हो आप कि बिना, है ना, बिना हमने पैसेज को पढ़े, हमने थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करी और वैसे ही हमको हमारा आंसर मिल गया। तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा। सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे तेजी से और आसान तरीके से कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप पहले पैसेज को नहीं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पैसेज को छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, हर एक, आप जानते हो ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का महत्व क्या है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपसे एग्जाम में, ठीक है, कम से कम आपको 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल सकते हैं। हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हो सकता है 5 सवाल आ जाएं या 6 सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, सो आप देखो, आपको यहां पर 15 सवाल पूछे जाएंगे और हर 15 सवाल कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। तो आप खुद ही लगा लो, 75 से 90 नंबर का तो आपका पेपर ही बन जा रहा है। 200 में से 75 मार्क्स से लेकर के 90 मार्क्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिलने वाले, यानी कि है तो बहुत इंपॉर्टेंट। करें कैसे, टाइम भी बहुत लग सकता है, 3-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, तो फिर तो भाई पूरे, अगर 15-15 मिनट तुमने बिता दिया इस पर, तो तुम्हारे 45 मिनट तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में निकल गए। तो इसलिए कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना, पढ़ते के साथ ही आपको कुछ एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। कीवर्ड्स जैसे कि आप लोगों को कुछ बेसिकली वहां पे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर देखो मेरे सामने ना ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच मींस एनएसओ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एनएसओ के बारे में पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये है। तो जैसे ही मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगी, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई किस किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है ना, कि सवाल जो पूछ रहा है उसका जवाब बहुत सारी फालतू की बातों के बीच में होता है। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे शब्द लिखे होंगे, बहुत सारे लाइंस लिखी होंगी, बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, उसके बीच में कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा या उस सेंटेंस में से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो एक्चुअल आपका आंसर होगा। तो यानी कि बाकी चीजें हमारी काम की नहीं है। और अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने लगते हैं, तो हमारा आधे से ज्यादा टाइम उन फालतू के सेंटेंसेस को पढ़ने पे निकल रहा है जो हमारे काम की है ही नहीं, जो हमारा आंसर है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे और आपको आपका कीवर्ड मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि एनएसओ के बारे में पूछ रहे हैं, तो जैसे ही मैं जाकर के यहाँ पे इसका आंसर देखने को, है ना, ढूंढने को जाऊंगी, तो मुझे अपने पैसेज में सबसे पहले यहाँ पे एनएसओ दिख गया और मुझे मेरा आंसर भी मिल गया। तो देख रहे हो आप कैसे, है ना, चुटकियों में मैं अपने आंसर को यहाँ पर सॉल्व कर पा रही हूँ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ का फुल फॉर्म है। सो इस तरीके से आपको एक अप्रोच लगानी पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, अपनी कॉमन सेंस को जरूर अपने साथ रखिएगा, एकदम नर्वसनेस में आकर के, नर्वसिया करके, है ना, कॉमन सेंस को ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना है कि कुछ भी जवाब दे रहे हो। जैसे कि मैंने आपके सामने ये वाला क्वेश्चन डाला कि भाई पढ़ते के साथ हमें समझ में आ रहा है
कि इसका आंसर यही होना चाहिए। लेकिन इस आंसर को कंफर्म करने के लिए एक बार सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो एक जो अनसीन पैसेज है उसे तो मैं पढ़ूंगी ना, तो ये आंसर जो मैंने निकाला है अपनी कॉमन सेंस से सही है या नहीं, वो मुझे, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिल ही जाएगा। अब नॉर्मली पीपल रेनी सीजन का क्यों वेट करते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि भैया वो, है ना, क्या करना चाहते हैं, बारिश में खेलना कूदना चाहते हैं, इस वजह से। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मुझे भाई पहली ही लाइन में मिल जा रहा है कि मेनी ऑफ अस वेटिंग ईगरली टू स्प्लैश इन रेन, है ना, तो यहां पे मुझे पहले ही लाइन में अपना आंसर मिल जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए भी कर दिया, और वहीं पर मेरे को मेरा जो आंसर है ना, वही मैंने जब कंफर्म किया तो मेरे आंसर भी वहां पे कंफर्म हो जा रहा है। तो बेटा सबसे पहले ट्रिक आपको ये लगानी चाहिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको जब पता चल जाएगा ना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आपकी नजरें अपने आप उसी का जवाब ढूंढ रही होंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो आप हर एक चीज को पढ़ने में टाइम नहीं निकालेंगे, आप एक्चुअल में जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को आपकी नजरें ढूंढेंगी, और जहां वो आपको मिल जाएगा आप उसी के साथ अपने आंसर को, है ना, डायरेक्ट बस कंफर्म करके या उसका आंसर एक बार पढ़ करके आप टिक कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारे पास ना और भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये भी थोड़ा सा ना क्या है, ये भी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखें तो, When kids play during monsoon season, ठीक है, अब अपना जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब, है ना, बच्चे मॉनसून सीजन में खेलते हैं तो दे कम इनटू कांटेक्ट विद जर्म्स, तो बहुत सारे जर्म्स जो है ना, उनके कांटेक्ट में बच्चे आ जाते हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि, है ना, लेवल ऑफ बूस्ट कम है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम है उनके अंदर, लेवल ऑफ एनर्जी कम है, या लेवल ऑफ इम्यूनिटी। अरे ये तो हम जानते हैं ना, एनर्जी लेवल कम होने से, है ना, जर्म्स का क्या लेना देना और हमारे स्वास्थ्य का क्या लेना देना। भैया यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि वो जर्म्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं और उनको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इम्यूनिटी लेवल कम है ना यार, है ना, उनके अंदर शरीर में इतनी इम्यूनिटी ही नहीं है कि वो उस इन्फेक्शन से, उन जर्म्स से लड़ सके, इसलिए बीमार पड़ जाते। तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। बस ये है कि कंफर्म करने के लिए हम इसको एक बार जब, है ना, हमें अपना आंसर तो समझ में आ गया है, या तो अगर मेरे पास एक पेंसिल है तो मैं पेंसिल से अपना आंसर यहाँ पर लिख दूंगी कि ऑप्शन 2, इसके आगे क्या करूंगी, मैं इसके आगे ना एक स्टार बना दूंगी कि भैया मेरा ऑप्शन 2 जो है वो आंसर हो सकता है। और जब मैं रीडिंग सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज को पढ़ने जाऊंगी तो मैं इस आंसर का कंफर्मेशन भी यहाँ पर एक बार देख लूंगी, कंफर्म कर लूंगी कि आंसर जो है वो मैंने सही टिक किया है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक आप अपना सकते हैं, आपका टाइम भी बहुत बचेगा और जल्दी से जल्दी आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व भी कर पाएंगे। सो इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करें। क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ ही क्वेश्चंस में देखिए कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो आपको समझ में आएंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और जब आप बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यानी कि अनसीन पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो खुद ब खुद आपका दिमाग, आपकी नजरें वहीं पर जाकर के फिक्सेट हो जाएंगी, है ना, जहां पर आपका एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। जैसे कि एनएसओ का मेरा से सवाल पूछा गया, तो मैंने जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखा मेरी नजरों में सबसे पहले चमक गया कि एनएसओ का मतलब क्या है, वही दे रखा था कि भाई नेशनल सैटेलाइट ऑफिस। तो सिंपल सी चीज है। सो इन ट्रिक्स को लगाएं और ध्यान रखें बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉमन सेंस का जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम लगा के चलेंगे, लेकिन, है ना, कॉमन सेंस भी थोड़ी सी हमें अपने साथ रखनी है। अब मैं बात करती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम लोगों से वोकैब से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, यानी कि एंटोनिम्स या फिर हमें, है ना, सिनोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं। अब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के केस में क्या करें, तो देखो कई बारी वो क्या करते हैं, कई बारी आपसे बोल देते हैं वोकैब के, कई बारी आपसे बोल दिया जाता है कि पूरे पैसेज के अंदर ये शब्द जो है इसका ऑपोजिट ढूंढ दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपने जब वैसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इलेटेड का, है ना, ऑपोजिट ढूंढना है। तो इलेटेड का ऑपोजिट ढूंढना है तो मैं पूरे पैसेज में जाकर के रीड नहीं करूंगी, नजरें फेरूंगी और मैं ढूंढूंगी कि इलेटेड शब्द कहां दिया है भाई, है ना। पूरे पैसेज में मैंने देखा इलेटेड शब्द यहां दिया है, अब मुझे इलेटेड का मतलब भी नहीं पता, तो मैं वो शब्द जहां इस्तेमाल हुआ है उस पूरी लाइन को, उसके आगे पीछे की एक आधा लाइन को पढ़ करके उसका मतलब कम से कम गेस करने की तो कोशिश करूं, है ना। तो पूरा पैसेज तो पढ़ना ही नहीं है, मुझे पता है इलेटेड का ऑपोजिट पूछा है, इलेटेड शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने अनसीन पैसेज में किया है, तो मैंने कट टू कट ढूंढा अनसीन पैसेज में, क्वेश्चन पहले पढ़ा उसके बाद जाकर के ढूंढा कि अनसीन पैसेज में कहां दिया है इलेटेड, मुझे मिल गया, यहां मिला है, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, तो कोई नहीं ना, मैं इसके सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तोड़ तोड़ के हिंदी समझने की कोशिश करती हूँ, पूरे पैसेज की हिंदी समझूंगी, मेरे उसमें
में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। एक लाइन का हिंदी समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा। सो आप उसका हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। इलेटेड का मतलब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि ये शब्द क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, आप ऑटोमेटिकली उसका एंटोनिम भी वहां पर ढूंढ पाएंगे दिए गए ऑप्शंस में से। एक और मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। ये ट्रिक जो है वो अधिकतर काम कर जाती है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभार ये ट्रिक जो है 70-80% काम करती है। तो होता क्या है, एंटोनिम और सिनोनिम के केस में जब एंटोनिम पूछा जाता है तो ना ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनिम, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी, और 4 ऑप्शंस आते हैं हमारे एग्जाम में, ऑप्शन नंबर है ना डी। अब इन ऑप्शंस में क्या होता है, कहीं ना 3 ऑप्शंस जो होंगे वो पक्का क्या होंगे, वो पक्का गिवन वर्ड के, सोचिए कि इलेटेड जो शब्द दिया है ना, इसी शब्द के कहीं ना कहीं समानार्थी होंगे, सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। हाँ, सिनोनिम्स होंगे, वो कहीं ना कहीं इस शब्द के सिनोनिम्स होंगे, और एक ही ऐसा शब्द होगा जिसका एक बहुत ही अलग थलग सा मीनिंग होगा। तो मैं यहां से भी अंदाजा लगा सकती हूँ कि भैया इलेटेड का यहां पर भी दे रखा है वेरी हैप्पी, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है जॉयफुल, कुछ भी ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेजेंट ऐसा कुछ दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्स जो है ना, अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ रिलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है डिप्रेस्ड, ठीक है ना, यहां पर दे रखा है डिप्रेस्ड, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगी कि ये शब्द तो आपस में फिर भी रिलेटेड है। अगर एंटोनिम पूछा गया है तो फिर पक्का इसका एंटोनिम ये होगा। ये 70-80% काम करता है, 100% काम नहीं करता। कई बार वो क्या करते हैं, कई बार ना आपको एक्चुअल में इन सिनोनिम्स में से ही आपका एक आंसर निकल करके आएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 70-80% काम करता है, हमेशा काम नहीं करता है। तो आपको अपने क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। सो बेसिकली अब आपको यही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। अगर सिनोनिम पूछा जाए या एंटोनिम पूछा जाए तो पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चाहे उसका मतलब नहीं भी जानते हैं, जाकर के पैसेज में उसके आगे पीछे की एक आधा लाइनों को जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप एक आधा लाइनों को पढ़ करके उसका कम से कम है ना लगभग कुछ अंदाजा तो लगा ही पाएंगे, उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब देखो, जाहिर सी बात है, थियरी में ये सुन करके तो लग रहा है कि अरे यार ऐसे हो जाएगा, फिर तो सही है ना। अगर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद पैसेज को पढ़ूंगा तो जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा, ये तो बढ़िया बात है। मैम ने 2-4 चीजें बता दी हैं, मैं भी ऐसे करके देखता हूं, है ना। मैम ने साथ में 2-4 क्वेश्चंस हमें करके दिखा दिए हैं, मैं भी ये ट्राई करके देख लूंगा, है ना। तो ये चीजें आपको ट्राई केवल सीधे एग्जाम के दिन नहीं करना है। कम से कम अभी आपके पास 3-4 दिन है, आप इन 3-4 दिन के अंदर कोशिश करिए 6 से 8 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक दिन के लगाइए। इंग्लिश अगर आपने चूज किया है और इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने संभाल लिया ना तो तुम्हारे 75 से 90 नंबर कहीं नहीं जा रहे। मेजॉरिटी जो है, मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है वो यहीं से बनने वाला है, यही होने वाला है, ठीक है। मेजर पार्ट जो है क्वेश्चन पेपर का वो कंसिस्ट करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये संभाल लिया तो तुमने अपना आधे से ज्यादा पेपर संभाल लिया। सो इसको जरूर ध्यान में रख के चलना। इसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बेटा बहुत तुम्हारे मौज ही मौज आने वाली है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो 6 से 8 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिन के लगाइए। 4-5 दिन के अंदर आपका पेपर है, 15 ऑफ मई को आपका एग्जाम है ना। या अगर ये बच्चा कोई बाद में भी वीडियो देख रहा है तो आप किसी भी पर्पस से, किसी भी एग्जाम के पर्पस से वीडियो देख रहे हो तो आपका जो भी नियर बाय एग्जाम है, आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम अपने क्या कहते हैं सेल्फ स्टडी करते वक्त उसको लगा सके। तो वही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुनने में चीजें आसान लग रही हैं पर जब तक करेंगे नहीं तो ये आपके अंदर है ना, ये आपकी हैबिट में आएगा नहीं। और अभी तो सुन करके आसान लग रहा है पर करते 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 हो सकता है शुरुआत में टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे करते 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 आपका जो टाइम है ना वो कम होने लग जाएगा। आप 3-3 4-4 मिनट के अंदर ये जो पूरा पूरा पैसेज है और इसके सारे सवाल जो हैं वो लगाने लग जाएंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा उसमें माहिर होंगे, ठीक है। सो इसी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और मैं जो हूँ आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में आप अगर अपना इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि आप अपना इंग्लिश का पेपर देंगे तो क्या तरीका होता है इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने का। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।